नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के बारे में। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 100+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये हम मतलब अपनी अनुभव से नहीं, डायरेक्ट हमें ऐसे कॉन्टैक्ट मिले हैं, लोगों ने हमें डायरेक्ट फ़ोन किया है। तो मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हुआ है, 1300 समथिंग के आसपास क्वालिफाई कराए गए हैं। 16 वैकेंसीज थी तो उसके रिस्पेक्टिव रिटन क्वालिफाई कराया गया 1300 कुछ लोगों को। अब हम अपनी तरफ से आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। पहले हम सब लोग को बधाई दे रहे हैं, आप सब लोग ने बहुत मेहनत किया होगा तब जाके एग्जाम्स निकले, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी ये फाइनल सिलेक्शन नहीं, तो आपको अब और मेहनत को डबल करने की जरूरत है। जब आप एक सीढ़ी चढ़ गए हैं तो अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी तेजी से मेहनत करनी होगी। खूब मेहनत करके जब तक सिलेक्शन नहीं, तब तक फिर इस पहले कदम से भी बैक होना कोई फायदा नहीं है। तो आप सब लोग अच्छे से मेहनत करें, सही गाइडेंस में मेहनत करें। इन सबको आज हम डिटेल में कराने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आज का लेक्चर है, जिससे आपकी कई डाउट्स क्लियर होंगे। उसको क्लियर करने के बाद फिर इंटरव्यू सेशंस के लिए भी जो हम पर्सनली कर सकते हैं वो करेंगे। और भी सारे इंस्टीट्यूट से जिससे आप जुड़े रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ आपके लिए करा रहे होंगे। आप उनसे कांटेक्ट करें और वो आपके लिए कराएंगे, ठीक है। तो सारे इंस्टीट्यूट वालों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, लेकिन हम अपने लेवल से जो आपके लिए कर सकते हैं वो भी करेंगे। आज के लेक्चर में बस आपको ये मतलब समझा देना है कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि आप सब लोग सही ढंग से सारे नोटिफिकेशन को नहीं ऑब्जर्व करते। नोटिफिकेशन में ही मैक्सिमम प्रोसीजर के बारे में मेंशन्ड होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत शानदार जॉब है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपकी जूतों में कीचड़ नहीं लगने वाले, ध्यान रखिएगा। वहाँ की रोड भी अच्छी होंगी, अंदर का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, और फैमिली को पढ़ाने लिखाने मतलब आगे जो भी जनरेशन होगी वो भी एक अच्छे कल्चर में डेवलप हो रही होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये सब्सिडरी ब्रांचेज हैं सब कोई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो, ये सब मेन ब्रांचेज जो डायरेक्ट पीएमओ से कंट्रोल होते हैं। तो पीएमओ ही इन सब का भी कंट्रोल रखता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किसी मंत्रालय से इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग बहुत अच्छी जगह रहेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। इस बार ही जोर लगा दीजिए, फाइनल सिलेक्शन आपका होना चाहिए। एक भी नाम कहीं बाहरी किसी का नहीं, आप ही में से आप ही का होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, उनको फिर से एक बार शुभकामनाएं। और एक दो बातें हमारी अपनी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम अकेले सारी चीजें कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट तक सारी नॉलेज या सारे जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, सारे लेक्चर्स को शेयर नहीं कर सकते। तो आप सब लोग सारे स्टूडेंट तक हर एक इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप दिन भर लगे रहें और सिर्फ हमारा आप मैसेज शेयर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, और सबका एक कंटेंट होता है, एक सर्किल होती है, उसी सर्किल में आपको भेजना है। आपकी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप व्हाट्सएप यूज करें, तो उन सब जगहों पर बस 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम आपने हमारे लिए कर दिया। इतना आपने लोगों तक शेयर कर दिया और सब तक पहुंच गया, फिर उससे आगे बढ़ेंगी सारी चीजें। तो बस मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाइए सारी बातों को। सारी बातें एक बात एक ध्यान रखिए, हम कोई चीज ना बताएं ये हो सकता है, लेकिन जो बताएंगे वो ऑथेंटिक होगा, 100% आपकी गारंटेड सही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कोई चीज अगर हमें, ठीक है, हम नहीं मानते कि हमें सब कुछ आ रहा होगा या हमने सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ पढ़ाए हैं और कुछ जिंदगी में किए नहीं है, ठीक है। तो हमारे बारे में बहुत बेसिक या फैमिली बैकग्राउंड ये सब जानने की बहुत जरूरत नहीं है। आप सब लोग बस अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छी जगह सिलेक्शन ले। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए एक खुशी की बात होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। पहले हम सब लोग जानेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इंटरव्यू से, गाइडेंस से रिलेटेड 1-2 लेक्चर हम लेके और आएंगे, जल्दी लेके आएंगे, घबराइए नहीं। आपको टाइम मिलेगा कि कब आपको रिजर्वेशन करना है, कब क्या करना है। तो अभी डेट डिसाइडेड नहीं है,
1300 समथिंग लोगों का इंटरव्यू कराना, 1 महीने का प्रोसेस ऑलमोस्ट होगा। उस महीने में आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग हो सकता है डेट चूज करें या पहले से प्री डिफाइंड कोई डेट आपको मिले, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। अभी 1-2 महीने कम से कम टाइम आपको मिलेगा, आराम से आप सब लोग तैयारी कर लें। एक मेंटली आप साइकोलॉजिकली अच्छी चीजों के बारे में सोचे, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है पिछला 2 साल बहुत ही खराब रहा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए भी। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी, अगर हम आपको पढ़ा नहीं रहे तो हमारा भी लॉस हो रहा है। लॉस इन द सेंस इकोनॉमिक तो अलग चीजें हैं, लॉस इन द सेंस हमारा नॉलेज भी वहीं का वहीं रह जा रहा है। हम आपको मैक्सिमम लोगों तक चीजों को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आए, कई कारण इस पर कभी बात कर लिया जाएगा। अभी आज का लेक्चर आप पहले बेसिक चीजों को जाने कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था, कैसे। आप सिर्फ रिटन क्वालिफाई कर लिए तो क्या रिटन क्वालिफाई कर लेने से सारी चीजें नहीं, अब आपको रात दिन जग के पूरी मेहनत करनी है। अब आपको फाइनल में कन्वर्ट करना है इसको, इस रिटन के सिलेक्शन को आप फाइनल में कन्वर्ट करना है, आपको ही करना है, कोई दूसरा थोड़ी करेगा यार, आप ही का तो सिलेक्शन होना है। चलिए तो शुरू करते हैं, क्या क्या बातें थी। इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स हम आगे किसी लेक्चर में देंगे, जल्दी देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जल्द करेंगे। आप एकदम परेशान होंगे सर जल्दी से हो जाए, कल को कहीं इंटरव्यू, तो घबराइए नहीं, इतनी चीजें बहुत फास्ट नहीं हो जाती एकदम से, ठीक है। आराम से रहिए, सब कुछ कराएंगे। अभी पहले बेसिक चीजों को जाने, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, और मैक्सिमम लोग इसको क्या है एनएफसी के नाम से, एनएफसी जितने लोग क्वालिफाई हुए सबको, जितने भी लोग चाहे हमारे कोचिंग से हो चाहे ना हो, लेकिन जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं वो अगर हमारा पर्सनल टच में है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तब भी सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज था, पहले इसमें ये आप सारी चीजें देखे भी होंगे, इससे बोल जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो DAE है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसी का एक मतलब उसी का एक पार्ट है। इसी में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही IGCR भी है, हैवी वाटर बोर्ड भी उसी से रिलेटेड है, तो सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लड़कियों के लिए ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर बैलेंस रहे, मैक्सिमम लड़कियां भी सिलेक्ट हो। इसके लिए क्या करा गवर्नमेंट, स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस एंड वुमेन्स कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। इनकरेज का मतलब कोई छूट नहीं देंगे, सिर्फ आपको फ्री में फॉर्म भरने के लिए देंगे। आप फॉर्म भरें, आपको ये मोटिवेट करेंगे, आप फॉर्म भरें और कैपेबल है तो आप जॉब लेके जाएं। तो बस इसका क्या है कि जेंडर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको हम चाहते कि लड़कियां भी मैक्सिमम आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एडवर्टीजमेंट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद एंड एस्टेब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैविंग। ध्यान रखिएगा 2 जगहों के लिए, एक है जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स एट टूटीकोरन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ध्यान रखिए। तो ये आपका जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स जो है ये पाजाख्याल में है, टूटीकोरन आप सुने होंगे, टूटीकोरन डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में है। इसके लिए एक था, और एक आपका था कोटा के लिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कोटा। तो 2 जगहों के लिए एक है, एक आपका तमिलनाडु के लिए है, एक आपका तमिलनाडु के लिए और दूसरा कोटा राजस्थान के लिए है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, टूटीकोरन डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और ये आपका कोटा राजस्थान के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, कोटा राजस्थान के लिए, इसके लिए राउतभाटा कोटा राजस्थान। तो इसके लिए वैकेंसीज आई हैं 2 जगहों के लिए, एक आपका जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स और एक न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राउतभाटा कोटा राजस्थान। एज सच ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from the eligible candidate for the following posts of the posted। पहला क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावतभाटा कोटा राजस्थान, एंड सेकेंड क्या है, जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स पजाकयाल है, टूटीकोरन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। आगे, हाउएवर द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनी ऑफ द यूनिट ऑफ एनएफसी। ये जो आया है वो आपके कोटा के लिए, राजस्थान के लिए एनएफसी के आया हुआ है, लेकिन क्या है कि आप कहीं भी किसी भी यूनिट में एनएफसी के कार्य
करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ अगर प्लांट नहीं रन कर रहा तो दूसरी जगह आपको भेजा जाएगा। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हो सकता है एनएससी के अलावा भी किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में, संबद्ध यूनिट में आपको जोड़ दिया जाए जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, तो डिटेल ऑफ द पोस्ट में मेन हमारा मैकेनिकल से फोकस है, तो मैकेनिकल का डिटेल पहला पोस्ट कोड आप ध्यान रखिएगा। पोस्ट कोड क्या है? 21901। पोस्ट कोड आपका क्या है? मैकेनिकल का 21901। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? 16 वैकेंसीज हैं और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 39 कुल मिला के पोस्ट है। उस 39 में SC 5, ST 2, OBC 10, EWS 3 है और अनरिजर्व्ड क्या है? 19 है। आउट ऑफ 39 में जो है वो 19 आपके अनरिजर्व्ड है, EWS 3 है और सारी चीजें डिपेंड। अब इसमें मैकेनिकल और मैकेनिकल में इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक और बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा 3 years आफ्टर SSC, मतलब 10th के बाद 3 year विद मिनिमम 60%। तो पहला बात समझ गए कि अगर आपका डिप्लोमा में मिनिमम 60% है तभी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 60%, 60 से प्लस वाले ही एलिजिबल हैं। तो मिनिमम 60% नहीं है तो मत जाइएगा, फॉर्म भले ही भर दिए थे। तो मिनिमम 60% आर एलिजिबल, ये ध्यान रखिए। मैकेनिकल की 16, केमिकल की और सबकी उतना नहीं, बस ये कोड आप ध्यान रखिए 21901, 21901। और सारे लोग देख सकते हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सबका। आपका इंपॉर्टेंट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगला देखते हैं, स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2। तो ये आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी नाम क्या था? स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 था और आपका कोड क्या है? 21901। कैटेगरी 1 21901। और भी बहुत डिटेल बारीकियां हैं, उसको समझने की जरूरत है। कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में फिटर, वेल्डर, टर्नर ये सब हमें नहीं चाहिए। ITI होना चाहिए या फिर 10+2 के बाद ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें, इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, ये सब ITI वालों के लिए था। लैब टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट निकली हुई थी 3, और ये सारी चीजें कुल मिला के कुल 100 क्या है? 184 पोस्ट कैटेगरी 2 में है। कैटेगरी 2 में 184 है, जैसे फिटर है 95 है, टर्नर के 12 हैं, वेल्डर के 3 हैं। अब इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 10th स्टैंडर्ड विद मिनिमम 60% मार्क, 10th में कम से कम 60% मार्क प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब आपको ITI का उसके रिस्पेक्ट, जैसे आप फिटर हैं तो फिटर का सर्टिफिकेट, और नॉट लेस देन 1 year ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ नॉट लेस देन 1, 1 साल से कम का आपके पास सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ये फिटर हैं तो कुल मिला के 1 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इस रिलेटेड फिटर की ज्यादातर पोस्ट है, 95 पोस्ट है, अच्छी बात है। डिप्लोमा लेवल के लिए यही है जो आपके डिप्लोमा की वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट। तो UDC का भी आया था, अपर डिवीजन क्लर्क का भी पोस्ट आया था, उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन उसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें एज का एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखिए, ये सारी चीजें होंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका हो गया, ध्यान रखिए 10th के बाद 3 साल डिप्लोमा, और डिप्लोमा के बाद आपका 60% से कम डिप्लोमा में नहीं होना चाहिए। एक और इसमें डाउट रहता है कि जितने भी लोग, मतलब जैसे क्या होता है कि कई लोग 12th के बाद आते हैं और सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th के बाद 3 साल होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो और चाहे 2 साल और 2 साल करके हो, या फिर 12th के बाद अगर आप 3 साल 10+2+3 हो तभी सब कोई एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल के लिए, केमिकल होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग। यूपी में ऐसा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चलता, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो सब्सिडरी ब्रांच है वो सब मैकेनिकल के इक्विवेलेंट हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल वाले हों, चाहे पावर प्लांट वाले हों, चाहे टूल वाले हों, चाहे कैड कैम वाले हों, प्रोडक्शन वाले हों, हर कोई मैकेनिकल। तो वहाँ पे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जहाँ तक 1-2 जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे NPCIL ने अभी वो भी राजस्थान वाली ब्रांचेज ने प्रॉब्लम किया है, तो ध्यान रखिए कुछ जगहों पर प्रॉब्लम आती है कि वो पहले से ही मेंशन करते, और वो कन्विंस करने की बात है कि आप अपनी बातों को समझा पा रहे हैं उन्हें कि नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं कि प्योर मैकेनिकल की डिग्री चलती हो।
प्योर मैकेनिकल की इवन आपके सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट आईआईटी में भी प्योर मैकेनिकल की कोई ब्रांच नहीं चलती डिप्लोमा लेवल पे, सब ब्रांचेस और सारे मैकेनिकल के इक्विवेलेंट हैं। बात सही। तो आप अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करें, चीजों को समझाएं कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ही है, हम पूरे प्रदेश के लोग ऐसे ही है, ऐसे ही कराया जा रहा है, जो पहले से ही, आज से नहीं, बहुत शुरुआत से ये कल्चर चला आया है। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर कोई बस 60% आपका क्राइटेरिया, 60% कम से कम होना चाहिए मार्क्स, ये पहली बात ध्यान रखिएगा। और भी बहुत चीजें हम बताएंगे आपको। यूडीसी का ये हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, हमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्क असिस्टेंट का भी पोस्ट आया था, उससे भी हम तो लोग को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है। स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 मतलब हमारी बात कर रहा है। कैटेगरी 1 मीन्स जितने डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वालों की बात कर रहा है। कैटेगरी 1 21901 अपना पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1। आगे नंबर ऑफ पोस्ट एससी ओबीसी, ये सारी चीजें। आइए, पोस्ट कोड 21931 ये अपना नहीं है। पोस्ट कोड 21932 ये भी अपना नहीं है। ठीक है, पोस्ट कोड 21901 20913 ये सब हो गया। कैटेगरी स्टाइपेंडी ट्रेनी 1 कैटेगरी 1। आगे हो गया केमिकल के लिए 5, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, केमिकल के लिए केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, ये सारी चीजें हो गई। कैटेगरी 2 जो हो गई, ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीआरपी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो जानने कि बार्क के लिए भी इसमें कुछ वैकेंसीज हैं। ठीक है, बार्क की पीआरपी यूनिट के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ पीआरपी यूनिट के लिए बार्क के, वो भी कहां पे, कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु की जो, उसके लिए भी कुछ वैकेंसीज इंक्लूड, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। तो जो पीआरपी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की कलपक्कम यूनिट है, उसकी भी कुछ पोस्ट को इस एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, उसका पीआरपी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पोस्ट है वो भी आपको डिटेल दिया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, टर्नर, ये कितनी पोस्ट थी कलपक्कम तमिलनाडु के लिए, वो भी इसमें मेंशन है। खैर वो अपने काम की नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से सारी बातें को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करें, ध्यान दें। स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1, स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1, और जो इंस्ट्रक्शन है वो 21901 से 21911, 21901 से 21911, यहां तक के सबके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर 21931 932 सबके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो पढ़िएगा, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मोर देन 24 साल। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एज का कट ऑफ लिमिट है, ये फॉर्म के लास्ट डेट को ही माना गया है, उसी के रेफरेंस में उस समय आप 18 साल के होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 24 साल के होने चाहिए। किसके लिए, इस पोस्ट के लिए 21901 से 21911 सबके लिए। ऐसे कैंडिडेट बिलोंग एससी एसटी के लिए 18 साल के होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 29 साल होना चाहिए। आगे कैंडिडेट बिलोंगिंग ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 27 साल। दो बातें हम आपको क्लियर कर दी। डिप्लोमा में 60 से कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट आपका क्लियर है कि 18 से 24 के बीच में जनरल के लिए, 18 से 29 एससी के लिए, 18 से 27 ओबीसी के लिए। ठीक है, स्टाइपेंडी कैटेगरी 2 पोस्ट कोड, तो कैटेगरी 2 को हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, फिटर और उन सब लोग के लिए। आगे स्कोप ऑफ ट्रेनिंग फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए, दोनों के लिए स्कोप ऑफ ट्रेनिंग आपको पढ़ना है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट will have to undergo training in various aspect of relevant trade, तो जो आपका संबंधित ट्रेड है उसमें आपको ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है। मीटिंग द स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनएससी कोटा, जिरकोनियम प्लांट आपका तमिलनाडु, और बार्क का पीआरपी सेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर।
तो जब आप सिलेक्ट होंगे तो 2 साल की क्या होगी, 2 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। क्या होगी, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। पास है। द 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड कंसिस्ट, अब इसमें देखिए 2 साल जो होगा उसमें क्या होगा, 6 मंथ आपका कंसिस्ट 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, 6 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग होगी एंड 18 मंथ इन प्लांट या ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जो 6 महीने ये और 18 महीने आपका प्लांट में या फिर जो आपकी जॉब हो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। 2 साल की ट्रेनिंग होगी, सारी चीज क्लियर रखिए। 6 महीने क्लासरूम और 18 महीने आपका जॉब या फिर इन प्लांट ट्रेनिंग। और इसमें भी आगे बात करिए, द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग will be assessed during the course of training period. The trainee scoring minimum score of 50%। अब इसका एग्जाम भी होगा, ध्यान रखिए। 6 महीने पढ़ाई, 18 महीने आपका प्रैक्टिकल, और दोनों का एग्जाम होने पर मिनिमम स्कोर ऑफ 50% इन ईच ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो 6 महीने की जो आपका ट्रेनिंग हुआ और 18 महीने जो ट्रेनिंग हुआ, कम से कम 50% ट्रेनिंग के बाद आपको पाना है ईच ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग एंड इन प्लांट ट्रेनिंग। तो जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है उसके साथ साथ इन प्लांट ट्रेनिंग दोनों में 50% कम से कम पाना ही है। फाइनल एब्जॉर्प्शन इंटरव्यू विल बी कंसीडर फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द फाइनल एब्जॉर्प्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन जो होगा इस दोनों के 50% पाने के बाद होगा। 2 साल आप ट्रेनिंग में ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे कैटेगरी 1 ट्रेनी विल बी कंसीडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एज साइंटिस्ट असिस्टेंट सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जब आपका 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 50% मार्क्स आप पाके पास हो जाए, तो जो कैटेगरी 1 में आप मैकेनिकल केमिकल सारे लोग आ रहे हैं जो डिप्लोमा होल्डर, तो कैटेगरी 1 के लोग क्या बनेंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट क्या बनेंगे, सी। और इनका लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स आपको सेल नंबर 1 सारी चीज जो भी होंगी उसके पास अलाउंसेस सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अच्छे मिलेगा। आप बिल्कुल सैलरी टेंशन ना लीजिए। सिलेक्शन होने के 2 साल का ही समय थोड़ा टफ होगा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार समय रहेगा। आगे कैटेगरी 2 कोई जरूरत नहीं पढ़ने। कैटेगरी 1 एंड 2 ट्रेनी स्कोरिंग लेस देन 50% मार्क्स। कैटेगरी 1 एंड 2 ट्रेनी जो है लेस देन 50% मार्क्स इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल या क्लासरूम ट्रेनिंग या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो 2 मॉड्यूल है, एक क्लासरूम है और एक आपका जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है और एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है। दोनों में 50% आपको पाना है। नहीं पाएंगे आगे क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 50% मार्क्स इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड final absorption interview will not be considered for absorption and are liable to be terminated। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 50% नहीं पाए और इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किए, क्योंकि आपका जब आप थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और इन प्लांट ट्रेनिंग दोनों 50% से कम पाएंगे तो इंटरव्यू फाइनल नहीं होगा। फाइनल इंटरव्यू नहीं होगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा, वहां भी जाके खैर लोग हो जाते हैं, लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। जब जॉब हाथ में होती है, पैसे आते हैं, तो आप उसके लिए करने मरने जीने के लिए तैयार रहते हो जाती है। उसके लिए पैसा नहीं, 50% लाना है, कितना आसान, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत रेयर केसेस में या तो आप वहां जाके बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें, वो अलग बात होता है, या तो आप पढ़ाई ना करें, एकदम बदमाश हो या आप कुछ भी, तो खैर 50% पाना बहुत कठिन चीज नहीं। आगे स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड पे सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ट्रेनिंग के समय क्या मिलेगा और सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन के बाद क्या मिलेगा बात करते हैं। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बुक अलाउंसेस, ग्रेड आफ्टर सर्टिफिकेट एंड पे इन द लेवल। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 का जो फर्स्ट ईयर मिलेगा वो 16,000 पर मंथ मिलेगा। ध्यान रखिए, 16,000 रुपए पहले साल मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, और 18,000 रुपए पर मंथ सेकेंड ईयर मिलेगा। और ये 1 टाइम ग्रांट, मतलब आपको साल भर में एक बार 3,000 रुपए, साल भर में 1 टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता 2 साल में, वैसे हमारे ख्याल से ये 2 साल में एक बार, तो 2 साल में एक बार ग्रांट मिलेगा। और 16,000 पहले साल, दूसरे साल 18,000 पर मंथ।
एक एक महीने का भाई, और उसके बाद 3,000 एक बार का ग्रांट मिलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट सी आपका, इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्ट होगा साइंटिफिक असिस्टेंट सी, और जो आपका होगा 44,900 का, जान लगे बेसिक पे आपका 44,900 से स्टार्ट होगा। इसके बाद डीए जोड़िएगा, एचआरए जोड़िएगा, बहुत अच्छा खासा 65,000 के आसपास जाएगी। खैर तो ये ध्यान रखिए 44,900 के आपको तीसरे साल से स्टार्ट होगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद, मेहनत करने के बाद। एक कैटेगरी 2 का कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरी 2 की थोड़ी सी कम होती है, फिटर हैं भाई वो सब, तो 10,500 12,500 है। खैर उससे नहीं। बॉन्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब। जब आप जा रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तैयारी कर रहे हैं, रिटेन क्वालिफाई भी कर लिए, सिलेक्शन आप ही का है, मेहनत कर रहे हैं आप ही का सिलेक्शन, तो अब उसके बारे में अच्छे से जान लेना, समझ लेना जरूरी। तो जो कि नोटिफिकेशन में पहले मेंशन, बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ट्रेनीज। जो भी ट्रेनीज, जो आपको सिलेक्शन होगा तभी ट्रेनिंग की बात होगी, तो ट्रेनीज जो है उनके लिए बॉन्ड क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग and also serve for minimum period of 3 years। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कम से कम आपको 3 साल नौकरी करनी ही करनी है। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन एनएससी कोटा या जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स आपका पोखरियाल, या फिर बार्क पीआरपी सेंटर कलपक्कम। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 2 साल की, उसके बाद आपको कम से कम 3 साल जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन बिहार कलपक्कम और एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हो सकता है यहां पे ना लगाएं, लेकिन चांसेस जो है जिसके लिए वैकेंसी वहीं पे चांस होता है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको कम से कम 3 साल का आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साल नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी भी यूनिट में आपको भेजा जा सकता है। आगे कोशिश इसी में रहती, अ ट्रेडी हु फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। कोई भी ट्रेनिंग है जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करने में ही फेल हो गया भैया, 50% मार्क्स ही नहीं पाए, और सर्व द डिपार्टमेंट फॉर 3 ईयर, तो डिपार्टमेंट को 3 साल काम करनी है ट्रेनिंग में ही, वो जो फेल हो गया, द कैंडिडेट हु फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग और सर्व द डिपार्टमेंट फॉर 3 years, ठीक है, 3 years if offered, appointment will be liable to pay the government a sum equivalent to the aggregate amount of stipend। क्या क्या बात आई, अगर आप फेल हो गए, नहीं कंप्लीट कर पाए, ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय हिम या हर ड्यूरिंग द पीरियड अलोंग विद क्या होगा, पीनल इंटरेस्ट देयर ऑन। जो इंटरेस्ट है, मतलब आपको क्या करना है, जो पैसा पाए हैं उसको इंटरेस्ट के सूद के साथ, आपको सूद के साथ वापस करना पड़ेगा अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए या 3 साल की जॉब नहीं किए तो उस केस में आपको क्या करना है, जितना पैसा पाए प्लस आपको उसका इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। पूरी बात अब क्लियर हो रही ना एक एक। अब ये भी इंपॉर्टेंट, जा रहे हैं सर अब इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है इंटरव्यू दे, अरे इंटरव्यू जाने में क्या आप वहां इंटरव्यू लायक हैं ये पहले जान लीजिए, इंटरव्यू फिर सिलेक्शन हम अगला लेक्चर इंटरव्यू के लिए लेके आएंगे। शानदार, तो पढ़िएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर बोथ स्टाइपेंड ट्रे कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 दोनों के लिए बात कही गई है। फिटर ट्रेनर सबके लिए है और मैकेनिकल केमिकल सब लोग के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए। तो क्या हाइट ऑफ मेल कैंडिडेट शैल बी मिनिमम हाइट 150, मेल के लिए कितना हो चाहिए 152 सेंटीमीटर, तो हाइट मिनिमम होनी ही चाहिए। The minimum height for male candidate equal to 152 centimeter and female candidate equal to 148 centimeter। ध्यान रखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए और मेल कैंडिडेट के लिए 152। कैंडिडेट शुड इंश्योर प्रोसेसिंग द मिनिमम हाइट प्रिस्क्राइब्ड बिफोर द अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ये नोटिफिकेशन था तो ये क्या कह रहा था कि अप्लाई करने से पहले बात जान लो कि 152 सेंटीमीटर तुम हो या उससे ज्यादा हो, या लड़कियां हैं तो 148 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, मिनिमम बोला।
वेट की बात किया गया तो मिनिमम या मैक्सिमम वेट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द पर्सन विद बॉडी मास इंडेक्स, जो आप निकालना जानते होंगे 18.5 to 25। तो 18.5 से 25 के बीच में आपका BMI होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए, और 18.5 से 25। लेकिन अगर 17 से 18.5 के बीच में है या 25 से 27.5 के बीच में है तो उनको भी मेडिकल फिटनेस के हिसाब से लिया जा सकता है। कैंडिडेट विल BMI 17 से 18.5 या 25 से 27.5 कैन बी कंसिडर सब्जेक्ट टू अदरवाइज बीइंग हेल्दी एंड फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिए 18.5 से 25 तो एक स्टैंडर्ड है कि इसके बीच में अगर आपका BMI है तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर 17 भी है, 17 से 18.5 और केवल फिटनेस ही नहीं प्रॉब्लम होती, अगर और सारी चीजें मेडिकली सही हैं और 25 के बजाय 25 से 27.5 है तो और सारी मेडिकल सही है तो आपको लिया जा सकता है, बशर्ते आगे आपको ये डायरेक्शन दिया है कि आप अपना कम है तो बढ़ाइए और ज्यादा है तो कम करिए, जो कंट्रोलेबल है, ऐसा नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है। 17 अब किसी का 12-13 तो नहीं कंट्रोल, वो नहीं, मोटा नहीं जाएगा तुरंत, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला विजन आप ध्यान दीजिए, हाइट हो गया, वेट हो गया, विजन देखिए, नाइट और कलर ब्लाइंडनेस शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, शैल नॉट हमने बोल दिया। नाइट और कलर ब्लाइंडनेस शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन, रतौंधी है या वर्णांता है, कलर पहचान ही नहीं पा रहे हैं या आग रात में दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी होती है, तो रतौंधी या आपको वर्णांता है, कलर ब्लाइंडनेस है तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है। मेडिकल होगा, ये ध्यान रखिएगा, और प्रॉपर मेडिकल होगा। तो अगर आपको रतौंधी या आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो बिल्कुल आप डिस्क्वालीफाई हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, डिस्टेंस विजन ऑफ 6/18 और बेटर विदाउट वियरिंग द ग्लास, तो जो आपका विजन होना चाहिए वो 6/18 या इससे बेटर होना चाहिए। 6/6 है तो बहुत अच्छा है, 6/18 और बेटर विदाउट वेयरिंग द ग्लास और एनी एड्स, किसी भी और सुविधा के अलावा, जैसे लेंसेस लगवा लिए, उन सब के अलावा आपका 6/18 या उससे बेटर होना चाहिए। करेक्टेबल टू 6/6, मतलब ऐसा भी हो कि मतलब 6/18 हो, मतलब आप करीबी मामला है और करेक्टेबल हो कि 6/6 हो सके। कभी कभी क्या रहता है कि हमारी आंखें तो सही रहती है पर उसमें जो रोग है वो सही होने लायक नहीं और बढ़ सकता है, एक्सपेंशन के चांसेस रहते हैं, तो उस सिचुएशन में वो नहीं लेंगे। नियर विजन N8 का कुछ मीनिंग होगा, खैर नहीं, करेक्टेबल टू N6 होना चाहिए। तो डिस्टेंस आपका विजन होना चाहिए 8/16, तो सॉरी 6/18 या इससे बेटर, और इसके लिए N8 होना चाहिए नियरेस्ट वन। अगला इंपॉर्टेंट बात, दोज हु हैव परफोरेटेड ईयर ड्रम्स, कान में जो ड्रम लगा के नहीं सुन ले, परफोरेटेड ईयर ड्रम्स होते हैं, नीड नॉट अप्लाई। ध्यान रखिए, अगर आपके कान में सुनाई कम पड़ता है, अगर आपने परफोरेटेड ईयर ड्रम लिया है तो मत जाइए इंटरव्यू देने यार, ध्यान रखिए। हाउएवर द कैंडिडेट हु हैड परफोरेटेड ईयर ड्रम अर्लियर, जिसके पहले ड्रम यूज करते थे पर अब ठीक हो गया, अब सुनाई पड़ने लगा, ड्रम हम निकाल दिए, रख दिए, ठीक है, अर्लियर गॉट रेक्टिफाइड बाय सर्जरी आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप सुनने वाली डिवाइस यूज कर रहे हैं तो मत जाइए, अगर पहले यूज करते थे अब सही हो गया तो जाइए, ठीक है। अगला, नेचर ऑफ ड्यूटी फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट या फिर हॉस्पिटल असिस्टेंट, तो वर्क असिस्टेंट और हॉस्पिटल असिस्टेंट से हम तो लोग को कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द कोड किसके लिए, 209 21/901 से 21/911 और या फिर 31 या 32। प्रोसीजर क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट, द एप्लीकेंट हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, जो सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं फॉर द पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 1, और स्टेज 1 क्या होगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होगा और हो गया है, आप क्वालिफाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं। MCQ इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन या फिर ट्रेड, उसी ट्रेड या डिसिप्लिन से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस हुए जो आप क्वालिफाई किए ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहा। चलिए आगे बढ़ते, फिर कैंडिडेट विल बी अवॉइडेड 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स, और फॉर इनकरेक्ट के लिए क्या होगा 1 मार्क्स। एक 3+3 है और -1 है, +3 और -1 ये सब पता ही था। टेस्ट में बी कंडक्टेड इन सिंगल और मल्टीपल सेशन,
वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, सिंगल या मल्टीपल सेशन में हुए भी होंगे। आप सब लोग क्वालिफाइड है, बधाई फिर से, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे, जनरल कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 50% मार्क्स, मतलब जनरल के लिए जो था वो क्या था, 50% कट ऑफ मार्क्स था, इससे ज्यादा पाओगे क्वालिफाइड हो। लेस देन 50% इसको एससी और ओबीसी के लिए क्या था 40% और एसटी के लिए 35%। तो एससी या ओबीसी के लिए आपका था 40% कट ऑफ और एसटी के लिए आपका था 35% कट ऑफ। ये आपके मार्क्स के कट ऑफ थे, इससे जो ज्यादा पाया हर कोई क्वालिफाई है, ठीक है। इसको लेस देन 35% इन स्टेज 1 विल बी स्क्रीन्ड आउट, और इससे जो बेटर होगा वो स्क्रीन इन होगा। 50% से ज्यादा वाले स्क्रीन इन हुए जनरल में, एससी ओबीसी 40% से ज्यादा और एसटी 35% से ज्यादा। आगे सेकेंड स्टेज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू, और ये सारी बातें इस वाले चीजों के लिए कही गई हैं। ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन स्टेज 1, all candidate qualified in stage 1 screening test will be required to appear for physical standard test at NFC. all candidate qualified in stage 1, जितने लोग रिटन में क्वालिफाई हुए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट will be required to appear for physical standard test। तुरंत जाके इंटरव्यू नहीं दे देना है, तो पहले से सब कुछ जो हमने बता दिया वो चेक करके जाइएगा, पैसा बर्बाद करने मत जाइएगा। बात समझ में आ रही? तो जितने लोगों ने स्क्रीन, मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन इन हुए, रिटन क्वालिफाई किए, वो कॉल किए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एट एनएफसी, दोज कैंडिडेट्स क्लियरिंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो जो 1300 लोग क्वालिफाई हुए हैं, इसमें जितने लोग पहुंचेंगे, पहले आप अपना फिजिकल आप घर पर ही चेक कर लो यार। क्या क्या बताया हमने, हाइट बता दी आपको, हाइट आपका क्या होना चाहिए 152 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, 6/18 या इससे बेटर आपकी विजन होनी चाहिए, और आपका BMI 18.5 से 25 होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने आपको बताई। अब इसमें क्या है, फिर से पढ़िए, दो कैंडिडेट क्लियरिंग इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल रिक्वायर टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ध्यान रखिए, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका क्वालिफाई होंगे, इसके साथ साथ आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी रहना चाहिए, तभी आपका तो फिर क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आओ भैया तुमसे कुछ बातचीत करते हैं। इंटरव्यू क्या है, बातचीत करते हैं, और क्या। आगे, मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट हैव एनी वेटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निहायत ही इंपॉर्टेंट। स्क्रीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट हैव एनी वेटेज। ये केवल आपको बुलाने का जरिया है। सब भीड़ मत आ जाना, भीड़ मत आ जाना। गेट पे चौकीदार खड़ा किए हैं, बस उतने लोग आना जिसको चौकीदार कहेगा, और उसको हमने बता रखा कि ये चीज होनी चाहिए। तो जितने लोगों ने ये मार्क्स पाए सब लोग छट गए, अब आइए। लेकिन ये ध्यान है कि फिजिकल अगर है तब आप सही हैं, और फिजिकल अगर नहीं है तो आप मत जाइए। अब उसके बाद भी इसका कोई वेटेज नहीं है कि उसने किसको बुलाया था, अच्छा पहले तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वेटेज, कोई वेटेज नहीं। मार्क्स स्कोर इन द स्क्रीन टेस्ट विल नॉट हैव एनी वेटेज फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, कोई वेटेज नहीं। फाइनल सिलेक्शन, ये अंडरलाइन बात है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू अलोन, इंटरव्यू अलोन। तो फाइनल सिलेक्शन आपके इंटरव्यू बेसिस पर ही होने वाला है, रिटन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात था कि भाई कुछ लोग घर में घुसने ही नहीं दिए गए, तो जो रिटन बस इतना ही था कि भैया तुम जा सकते हो अंदर, भाभी बैठी है जाओ मिलो, ठीक है। तो वहां आपका क्यों पहले कौन आया बाद में आया उससे कोई लेना देना नहीं। आइए, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, फॉर द कोड, इसके लिए जो यह है पोस्ट कोड 21912 21924, तो उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर आप सब लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या एग्जाम देने हैं, और उनका सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग अलग था। तो इसके लिए, इस कोड के लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है,
ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द कोड, तो इसके लिए भी 21,925 के लिए हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इसके लिए भी नहीं है हमें इंटरेस्ट। अगला स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, इनसे कोई मतलब नहीं हमें। अगला एप्लीकेशन फी जो है, तो फॉर 21901 और 21911 से 150 रुपए लगा होगा, पहले भी पता है सबको, लग गया तभी तो क्वालिफाई हुए। अगला कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहली लाइन जब हम बोले थे वही बात है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, वुमेन्स कैंडिडेट, जो वुमेन है भाई, महिलाएं हैं, कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, जो दिव्यांगजन है भाई, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो यार जब फॉर्म भरे होंगे तभी आपको पता रहा होगा कि जो आपके मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए था, लड़कों के लिए, जनरल क्या सारे लड़कों के लिए 150 रुपए, जो SC ST थे, महिला थी, दिव्यांगजन थे, एक्स आर्मी थे, उन सब लोग के लिए फ्री में फॉर्म था, ठीक है। आइए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, यही सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। अब बात करते हैं, कैंडिडेट हैड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द लिंक, ये आपका लिंक था, आपने फॉर्म इसमें भर दिया। एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा गया होगा, आप भरे तभी तो क्वालिफाई हुए। रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी नोटिफाइड फॉर स्टाइपेंड ट्रेनिंग 1 and 2 इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके अगेंस्ट आपके रिजर्वेशन पहले से ही मेंशन है, जो आपको हमने पहले से बता दिया था कि इसमें कोई भी पोस्ट थी, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके कितने थी 39 सीटें हैं, कुल मिला के 39 सीटें हैं, पार्ट वाइज आप देख रहे हैं। उस 39 में SC की 5 हैं, ST की 2 हैं, OBC की 10 हैं, EWS की 3 हैं और अनरिजर्व्ड की 19 सीटें हैं। तो ये सारी सीटें पहले से ही मेंशन कर दी गई थी, ठीक है। आइए रिजर्वेशन अगेंस्ट द हो गया, ठीक है, बेस्ड ऑन द ओवरऑल नंबर ऑफ द वैकेंसीज, देयरफॉर रिजर्वेशन आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के बेसिस पर आपका रिजर्वेशन क्लासिफाई नहीं किया गया, ओवरऑल वैकेंसीज के हिसाब से कि हम इतना लेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWD, तो जो आपके क्या है, पर्सनली विद डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्सन PWD का मतलब क्या होता है, पब्लिक फॉर डिपार्टमेंट नहीं, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जो होते हैं, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये 21911 के लिए जैसे है, तो OH OL ऑर्थोपेडिक जो होते हैं उसमें भी 2 तरीके होता है, हियरिंग के होते हैं, तो अलग अलग होते हैं, वो आपके इसमें बता दिया। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर इन अपर एज लिमिट ओवर एंड अबव द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड एडमिसिबल, तो जैसे मान लिया आपको दिया गया 18 से 24, तो 18 से 24 जो आपका अपर एज में रिलैक्सेशन होगा, मिनिमम में कोई रिलैक्सेशन नहीं, 18 तो करना ही करना। ओवर अबव द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड एडमिसिबल लिमिट क्या है, फॉर द दिव्यांगजन आइडेंटिफाइड फोर्स, हाँ, कैंडिडेट अवेलिंग एज रिलैक्सेशन शुड हैव मिनिमम 40% क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटीज होनी चाहिए, कम से कम 40% डिसेबिलिटीज होनी चाहिए, सर्टिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड, वो भी एक एप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड से ये कंफर्म होना चाहिए कि इनका आपका जो दिव्यांगता है वो 40% या 40% से ज्यादा है, तब आपको 10 साल का अपर एज में छूट दिया जाएगा, अपर एज में 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें आपके दिव्यांगजन के लिए दिया हुआ है। टेम्पोररी डिसेबिलिटीज है तो 5 ईयर का होगा, टेम्पोररी डिसेबिलिटीज है कि मतलब ठीक हो सकता है तो 5 ईयर का ही मिलेगा। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अब इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके देखिए, दोज SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज सिलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट, ये अगर अपनी खुद की मेरिट से, ऑन देयर ओन मेरिट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड along with other candidate will be considered against क्या होगा, unreserved vacancy provided the post is identified by person with disability of relevant post। इसका क्या मतलब था कि जो ऐसे पर्सन्स हैं SC OBC या फिर
एसटी वाले जितने कैंडिडेट जो अपने ही दम पर अच्छे मार्क्स लाके क्वालिफाई किए हैं वो जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किए जाएंगे। वो चाहे दिव्यांग हैं तब भी वो जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे मार्क्स जनरल में क्वालिफाई करके सिलेक्शन लिया है। ठीक है, आगे बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। पहले सीखना चाहिए था, लेकिन अभी देख लो तो ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट शुड पोजेसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, जब आपने फॉर्म भरा है उस समय तक वो सारी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। Candidates should possess the prescribed qualification from a recognized educational institute, किसी भी पहचान वाले इंस्टीट्यूट से, ठीक है, जिसका नाम हो, एज ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। जिस डेट आप अप्लाई कर रहे उस डेट को सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद मिनिमम 3 year continuous service in central government which are in the same time allied cadre are eligible for the relaxation up to 40 years of the age। तो अगर सेम ग्रेड पेपर अगर आप काम कर रहे हैं, कम से कम 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में किए हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है कितना, 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के लिए 45 साल, SC ST के लिए फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट, जो ग्रुप से पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द सेड रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ ये जो सेड रिलैक्सेशन है किसके लिए है, सिर्फ क्या है, यूडीसी के लिए, अपर डिविजनल क्लर्क के लिए है और वर्क असिस्टेंट के लिए। तो खैर इससे हम सब लोग को कोई मतलब नहीं, इससे हम सब लोग को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको भी आप ध्यान रखिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ध्यान देनी पड़ेगी। पर्सन्स वर्किंग अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जितने आदमी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग्स में कर रहे हैं, पीएसयूज में कर रहे हैं, जो पीएसयूज में या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में कर रहे हैं, शुड सबमिट एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में है या पीएसयूज में है या किसी ऑटोनोमस बॉडीज में है, तो उस समय आपको एनओसी ले जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर इंटरव्यू या स्टेज 2 में। रिटन एग्जाम जो स्टेज 1 था वो क्वालिफाई आप कर चुके हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपको एनओसी लेकर जाना पड़ेगा, या लेवल 2 जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए लेके जाना पड़ेगा। लेवल 2 एग्जामिनेशन अदर पोस्ट के लिए है, अपने लिए क्या है, इंटरव्यू, ठीक है, तो उसमें लेके जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इज सब्जेक्ट टू मेडिकल द डिपार्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पोस्ट की अपॉइंटमेंट होगी उस समय फाइनल मेडिकल जो होगा वो आपका डिपार्टमेंट कराएगा। अगर उस समय आप उनके सारी स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इज सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अपॉन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटीज एज द सिचुएशन डिमांड। समझ में आई बात क्या कह रहा है? अपॉन सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होने के बाद, सिलेक्ट होने और अपॉइंटमेंट होने के बाद, भाई अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। सिलेक्ट हो गए, अपॉइंटमेंट अभी नहीं आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं लेटर आने का। अपॉइंटमेंट अलग, ज्वाइनिंग के समय अपॉइंटमेंट की बात होती है, सिलेक्शन तो भाई आज ही रिजल्ट आ गया, सिलेक्ट हो गए। तो अपॉन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द राउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटीज एज द सिचुएशन डिमांड्स। तो जैसी सिचुएशन मांग करेगी उसके हिसाब से आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना पड़ेगा। तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना ये पहले से दिमाग में रखिएगा। आगे एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई लेना देना नहीं है, यूडीसी के लिए है, वर्क असिस्टेंट के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हु रिटायर्ड फ्रॉम द एक्स सर्विसमैन के लिए छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो एक्स सर्विसमैन की बातों को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे 10वां एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, जो पहले से कहीं एक्स सर्विसमैन जैसे क्या है कि कहीं से आपने आर्मी से छोड़ा और फिर कहीं जॉब ले ली है, फिर आप यहाँ अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं होगा, तब आप एक्स सर्विसमैन ट्रीट नहीं किए जाएंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर 5 years शैल बी एडमिसिबल फॉर ऑल पर्सन हु हैज ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक। तो 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक जो जम्मू में थे, जब डिवीजन हो रहा था उस समय, तो 5 year उनके लिए रिलैक्सेशन है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए, तो ये आपको उनके लिए है, जम्मू वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट 5 year एडमिसिबल फॉर चिल्ड्रन फैमिली मेंबर अदर हु आर डाइड इन द 1984 1984 के दंगे में जिसके पिताजी या कोई मृत्यु हो गई, तो उनके लिए 5 साल का आपका रिलैक्सेशन है। सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, तो सर्टिफिकेट आपको हु आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अब ये इंपॉर्टेंट बात, इसको आप पढ़िए सब लोग ध्यान से। सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, कौन कौन सी सर्टिफिकेट सबमिट होना है? कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या स्टेज 2 या लेवल 2 एग्जामिनेशन, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल किए हैं, शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ध्यान रखिए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पहली बात कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये होना चाहिए आपके पास, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मेंशन बिलो। समझ में आ रहा? नहीं, ओरिजिनल पे ही अटेस्ट करने लगते हैं पागलों की तरह, बेवकूफ हो क्या है। तो इसमें क्लियर कट किया है कि आपको पहले फॉर्म लाना है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, अभी तो एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ गया, एडमिट कार्ड है, फॉर्म है, उसके साथ साथ सारे जो डॉक्यूमेंट नीचे मेंशन किए गए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी हो और उसकी फोटोकॉपी पर आपका अटेस्ट होना चाहिए। तो आप ओरिजिनल कॉपी से फोटोकॉपी करें और फोटोकॉपी पर आप क्या करिए, सेल्फ अटेस्ट करिए, अपना साइन करिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट मेंशन्ड बिलो। क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट मार्कशीट। भाई हाई स्कूल पास किए हैं, डिप्लोमा पास किए, तो इन सब की सपोर्ट के लिए कैसे पास किए हो भाई, दिखाओ हमें। तो क्या दिखाओगे, मार्कशीट दिखाओगे, लो पास किए, देखो। तो वही चीज है कि उसके सपोर्ट के लिए कि हमने हाई स्कूल डिप्लोमा पास किया है, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सपोर्टेड बाय मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू ऑनवर्ड्स, 10 के बाद जितनी डिग्रियां लिए हो सब उसको दिखाओ ओरिजिनल, और उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी। तो 10 के बाद, क्लास 10th के बाद जितनी भी आपने लिया है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका जो मेंशन है वही मान लिया जाता है। SC एंड ST सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय अथॉरिटी ड्यूली अथॉराइज्ड टू इशू सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसका आप SC और ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड कास्ट या कम्युनिटी शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज्ड ऑन कंसर्न्ड स्टेट्स। तो जो आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो आपके राष्ट्रपति ने ऑर्डर किया कि ये कास्ट इसमें है, उसके अकॉर्डिंग आपका SC और ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन तभी आपको मिलेगा। OBC फॉर द पर्पज ऑफ ए रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन शैल मीन पर्सन्स ऑफ OBC कैटेगरी नॉट बिलोंगिंग टू, ये आप इस लाइन को पढ़ लीजिए। OBC फॉर द पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन, OBC एज रिलैक्सेशन जो आपको हमने बता दिया। रिजर्वेशन शैल मीन पर्सन ऑफ OBC कैटेगरी नॉट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर। OBC है पर हम क्रीमी लेयर में नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर में। तो OBC कैटेगरी नॉट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर
एज नोटेड ऑन, ये आपका डेट था, इस दिन कुछ नोटिस आई थी 1993 में, तो जो क्रीमी और नॉन क्रीमी वहां पे डिफाइन किया गया था। तो अब ध्यान रखिए 2013 में भी उसके लिए नोटिस आई थी। तो अगर आप क्रीमी में नहीं हैं, मतलब नॉट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर वही सब लोग को मिलेगा रिलैक्सेशन, ये ध्यान रखिएगा। सब नोटिस आप अपना देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो भी आपका एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिगार्डिंग फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो आपका है उसके लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंदर ईडब्ल्यूएस के अंडर जो अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट includes to the advertisement duly issued by competent authorities। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कुछ लोग इसमें डाउट रहते हैं। इसमें दो चीजें, इसका एक फॉर्म दिया, प्रेस्क्राइब फॉर्म इसमें दिया, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंदर ईडब्ल्यूएस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट नहीं, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। भाई आपके पास इनकम तो मान लो कम हो, लेकिन आपके पास जायदाद बहुत विरासत में पड़ी हो, तो विरासत में असेट्स आते हैं। असेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इनक्लोज टू दिस एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट में वो फॉर्मेट इंक्लोज है, ड्यूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से वो इशू होना चाहिए। आगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस वर्किंग एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर। तो एनओसी लेके जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, सारे मार्कशीट 10 के बाद के, कक्षा 8 का मत ले जाएगा। और इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए जितने आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, देखिए सनद और अंग तालिका दोनों अलग अलग है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है। तो सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, मार्कशीट आपके मार्क्स का प्रूफ होता है। तो आपको मार्कशीट लेना है, एससी वाले अपना लेके जाएंगे, ओबीसी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और उसके बाद जो जितने भी दिव्यांग जन है वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, कोई उसमें कंबाइंड भी हो सकता है तो वो दोनों लेके जाएंगे। आगे, एनओसी वाले, वर्किंग वाले सारे एनओसी लेके जाएंगे। प्रूफ ऑफ द इफेक्ट दैट दे हैव बीन अफेक्टेड बाय 1984 दंगे। जो 1984 दंगे वाले हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि भैया हम 1984 में हमारे माता पिता या जो कुछ भी खो दिए। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डोमिसाइल इन कश्मीर डिवीजन, अब कोई कश्मीर का रहने वाला तो उसको छूट मिल रहा है तो उसको वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एक्स सर्टिफिकेट जो जिसका हो भाई वो लेके जाओ। एक्स सर्विसमैन अपना सर्टिफिकेट लेके जाएगा। नोट, कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट एज मेंशन अबव विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट जमा करने में फेल हो गए, नहीं जमा कर पाए, तो लेके जाना यार, बनवा लो सब लोग अपना। इंटरव्यू आपको नहीं देने दिया जाए। एज विल बी रिकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने आपको बताया था। एज विल बी रिकॉर्ड, एज जो कैलकुलेट किया, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। 2020 नहीं है ये, तो सॉरी 21 नहीं है, 20 है। तो 10 जनवरी, ये ध्यान रखिए, 10 जनवरी 2020, 21 नहीं, 10 जनवरी 2020 तक आपको एज, इस एज के रेंज में आना चाहिए। जैसे 18 से 22 है तो 18 से 22, 18 से 24 है तो 18 से 24 के बीच में आपका एज होना चाहिए, जो हमने अलग अलग कैटेगरीज के लिए बता रखा है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST शुड क्लियरली इंडिकेट, जो SC ST OBC वाले हैं शुड क्लियरली इंडिकेट हिज और हर कैटेगरी इन द एप्लीकेशन इवन इफ दे अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट। अगर आप अनरिजर्व पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, मेंशन जरूर करना है। फेलिंग विच दे विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड एंड सब्सिक्वेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द चेंज ऑफ कम्युनिटी स्टेटस विल नॉट बी एंटरटेन। तो ऐसे भी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो हमेशा अपना कैटेगरी जरूर दिखाएं। ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एसटी, सब दिखाएं। अगर आप अच्छा मार्क्स पाते हैं तो आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे, आप जनरल में फाइट करेंगे, नहीं पाते तो इसका फायदा मिले। अगर आप इसको पहले से दिखाए ही नहीं है
तो आप जनरल ही माने जाएंगे। अगर आप जनरल में क्वालिफाई कर पाए तो अच्छा है, अगर ओबीसी में आपके मार्क्स थे तो भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आपने पहले से शो नहीं किया है तो जो जिस कास्ट में है उसको शो करे, फायदा मिलेगा तो मिलेगा, अगर आप अच्छे हैं तो आपको जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। एप्लीकेशंस व्हिच आर नॉट इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट मे बी रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। अब खैर इसकी कोई बात ही नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब तो हो गया ना, अब नो करस्पॉन्डेंट विल बी एंटरटेन विद द कैंडिडेट। इसके अलावा कोई करस्पॉन्डेंट कैंडिडेट मे इंश्योर दैट दे फिल इन द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड शुड अंडरस्टैंड द फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन विल बी entail them disqualified for the written exam। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है वो आप समझदारी से भरे हैं और आप ये जानते हैं कि अगर हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये आपको समझदारी होनी चाहिए। तो कोई भी अगर गलत भरे हो तो मत जाओ इंटरव्यू देने। आइए, द एप्लीकेंट हु बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय देम देयर एप्लीकेशन फॉर्म, all the candidates are therefore advised to ensure they fulfill the all eligibility norms before applying the post। तो जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंश्योर होना है कि आप सारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स शुड हैव रिक्विसाइड एजुकेशनल टेक्निकल सब कुछ क्वालिफिकेशन एट द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द, ये आपका कट ऑफ है ऑन द डेट ऑफ, देखिए लास्ट डेट नहीं कट ऑफ है, कट ऑफ है सबमिशन शुरू में कर दियो तो उस दिन आपकी सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, दे शुड प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीड सर्टिफिकेट मार्कशीट इन सपोर्ट टू हैविंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल्स फॉर द वेरिफिकेशन अलोंग विथ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको उस समय डॉक्यूमेंट जब आप लेके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस समय ओरिजिनल भी ले जाना है, फोटोकॉपी भी ले जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या स्टेज 2 या लेवल 2 एग्जामिनेशन। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अभी तो सारी चीजें होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑन देयर अपॉइंटमेंट दे विल बी गवर्न बाय न्यू पेंशन स्कीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, खैर अभी से बता दे रहे हैं। तो एनपीएस सिस्टम आप पर लागू होगा, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, ओपीएस नहीं होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, एनपीएस आपको लेना ही लेना है, पहले से मेंशन कर दी। ऑन देयर अपॉइंटमेंट दे विल बी गवर्न्ड बाय न्यू पेंशन स्कीम एज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन सब लोगों ने पहले से नोटिफाई किया कि भैया हर कोई एनपीएस में अब लाया जाए। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रिजर्व्स द राइट टू फिल अप ऑल द पोस्ट और इवन टू कैंसिल द एडवर्टीजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये भी एक अपनी सेफ्टी के लिए लिखा जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के पास अधिकार है, वो जब चाहे तब पूरा एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर सकता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। कुछ आपको जवाब नहीं देगा, सीधे कह देगा नहीं हम नहीं ले पाएंगे, तो नहीं ले पाएंगे, क्या कर लोगे भाई, अधिकार क्षेत्र है। अगला बात करते हैं ट्रेवल अलाउंसेस। ट्रेवल अलाउंसेस की बात करते हैं, यात्रा भत्ता। अनएम्प्लॉयड ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट, अनएम्प्लॉयड ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सिलेक्शन टेस्ट इंटरव्यू फ्रॉम आउटसाइड स्टेशन विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ जर्नी एक्सपेंसेस लिमिटेड टू सिंगल सेकेंड क्लास रेलवे फेयर। बात समझ में आ रहा है ना? तो सिंगल इन्हें अपने बापू को लेके जा रहे हो तो बापू का भी नहीं, बापू किराया नहीं मिलेगा, लड़के का किराया मिलेगा। वो भी क्या क्या बात है, एससी एसटी को मिलेगा, एससी और एसटी को मिलेगा, और वो भी अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, नौकरी करो नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉयड एससी एसटी कैंडिडेट को मिलेगा, वो भी सिंगल क्या होगा, सेकेंड क्लास रेलवे। ये नहीं कि आप फर्स्ट क्लास में करा लिए, सेकेंड क्लास रेलवे फेयर आपको मिलेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो आपका नॉर्मल रेजिडेंस है वहां से एग्जामिनेशन सेंटर तक का आपको सिंगल सेकेंड क्लास का मिलेगा, बैक बाई द शॉर्टेस्ट रूट एज पर द रूल ऑफ सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एमपी एमएलए गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द एरिया ऑफ रेजिडेंस।
कितना मतलब खतरनाक बात लिख दिया गया। पहली बात SC ST कैंडिडेट होना चाहिए, दूसरी बात नौकरी नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात आपको केवल किराया मिलेगा, बापू को नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, सिंगल आपको केवल एक आदमी का मिलेगा, सेकेंड क्लास, क्या क्या बोला हमने, SC ST कैंडिडेट, अनएम्प्लॉयड, सिंगल रिजर्व आपको मिलेगा, सिंगल एक ही सीट का किराया मिलेगा, और सेकेंड क्लास तक या उससे कम जो आप करा के जाएंगे तो सेकेंड क्लास रिजर्वेशन फेयर मिलेगा। अगर आप स्लीपर में कराएं तो स्लीपर का मिलेगा, ध्यान रखिए, नहीं सेकेंड क्लास का ही मिलेगा। और वो भी क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट रूट का मिलेगा, कहां से, आपके घर से जहां पर वो सेंटर, तो उस शॉर्टेस्ट रूट का जो किराया होगा वो आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना है। वो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहां से होना चाहिए, MP MLA या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर जो आपके एरिया में रह रहा हो, जो आवास में आपके आवासीय एरिया के आसपास MP MLA हैं, उनसे आप बनवा लीजिए कि भैया हम बेरोजगार हैं, उसका सर्टिफिकेट। कंसेशनल टिकट्स आर अवेलेबल, रिम्बर्समेंट विल बी लिमिटेड टू द कंसेशनल रिटर्न फेयर ओनली। अगर मान लीजिए सस्ता टिकट मिल रहा है, जैसे आपने जनरल स्लीपर का कराया तो स्लीपर वाला ही देंगे, सेकंड क्लास पर नहीं देंगे, तो वो आपको कंसेशनल टिकट मिल रहा तो उसी को। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर क्लेम्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन द वेबसाइट विद कॉपी ऑफ SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, टिकट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू फॉर द रिम्बर्समेंट। तो ध्यान रखिएगा आपको कब मिलेगा, पहला SC ST कैंडिडेट, दूसरा अनएम्प्लॉयड, तीसरा सेकेंड क्लास का ही मिलेगा, एक ही आदमी का मिलेगा, ये बात हो गई। अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, टिकट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टिकट और अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट। और वो किससे बने होगा, किसी गजेटेड ऑफिसर से, MP या फिर MLA से जो आपके आवास के हैं। और ये आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा, प्रोफार्मा, प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, जो कि आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भर के लेके जाना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये सब आप बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप अप्लाई कर चुके हैं, बात समझ, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, ठीक है। आगे एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड ऑन, ये ठीक है, क्या है, नेशनल एंड लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन 10/1 ये लास्ट डेट था, एप्लीकेशन बियॉन्ड दिस नहीं मिलेगा। कैनवसिंग इन एनी फॉर्म सेल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड, सेल नॉट बी प्रिजर्व्ड बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम, ठीक है। अब ध्यान देखिए, जितने लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनका केवल रिकॉर्ड 6 महीने तक रखा जाएगा, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। 6 महीने बाद आप RTI डालो, कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी क्यों नहीं भैया हुआ, कितना नंबर पाए, वो सब बातें केवल 6 महीने के अंदर कर लिए। लास्ट डेट 10 तारीख है, 10 तारीख के हिसाब से ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रहने चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आज इंटरव्यू है तो इस समय इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि EWS सर्टिफिकेट आपका पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं। इस समय आपका जो रिसेंट EWS सर्टिफिकेट लेके जाएं, रिसेंट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं, रिसेंट जो आपका वैलिड NOC है, ये सारी चीजें लेके जाएं, खूब अच्छे से तैयारी करें। अभी हम इंटरव्यू के लिए रिलेटेड जो टिप्स है उसको आपको बताएंगे। अभी हमने सिर्फ आपको आगाह किया कि क्या क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया। अभी आपके लिए आपके पास इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा, प्रॉपर तरीके से आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी अच्छे से करते रहें, खूब मेहनत करें, सिलेक्शन आप ही का होना है। आपने जितनी मेहनत रिटन क्वालिफाई के लिए किया उससे कहीं गुना ज्यादा आप मेहनत करें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू से रिलेटेड जो टिप्स हैं, जो भी बातें हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू का प्रोफार्मा होगा, ये सारी बातें हम आने वाले 1-2-3 दिनों में आपको एक अलग से लेक्चर के बारे में बताएंगे जो इंटरव्यू रिलेटेड होगा। और आप सब लोग रिस्पेक्टिव सारी कोचिंग्स आपको इंटरटेन कर रही होंगी, आपको कोई ना कोई सलाह दे रही होंगी, जिससे आप जिस भी टीचर से संबंधित है उससे आप रिस्पेक्टेड, मतलब उससे आप जुड़कर उससे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो और भी हम फिर मिलेंगे आप सब लोग को, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।
नई क्लास में इंटरव्यू टिप्स के साथ।